हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज के इस अंक में आप सभी का एक बार स्वागत है। आज फिर से 10 प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए हम लोग एक एक करके अवलोकन करते हैं आज के प्रश्नों का। सबसे पहले आज के प्रश्नों में जो शामिल है, आप देख रहे हैं त्रिपिटक क्या है। हम लोग सभी जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसका आंसर क्या होता है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। आइए अब इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। त्रिपिटक शब्द से हम लोग पहले वाकिफ हो लेते हैं। इसमें देख लीजिए त्रि और पीटक दो शब्द आ रहा है। त्रि और पीटक। त्रि का मतलब हो गया 3 और बौद्ध साहित्य में पीटक का अर्थ हो जाता है पिटारा अर्थात टोकरी। तो 3 टोकरी। 3 टोकरी से मतलब ये हो गया कि बौद्ध जो साहित्य है उसमें 3 साहित्य जो है टोकरी में हम लोग क्या रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग केस में समेट कर रखते हैं, टोकरी में रखते हैं। तो यहाँ बौद्ध साहित्य की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको 3 शाखाओं में 3 भागों में समेट कर रखा गया। वो 3 टोकरी के रूप में मशहूर हुए। वो थे, आप जान रहे हैं इसको, वो कौन कौन थे जो त्रिपिटक में शामिल है। वो है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक जो पिटारे से संबंधित है ये यहाँ किया गया है। इसकी रचना 100 से 500 BC में रचना की गई थी और इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों का संकलन किया गया था। जो सूत पिटक है इसमें जो बुद्ध के तर्क और संवाद थे उसका संकलन किया गया और सूत पिटक को आनंद ने इसका संकलन किया था। विनय पिटक जैसा नाम से हो रहा है, विनय का मतलब होता है अनुशासन। तो यहाँ पर जो बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म का जो विहार होता था, जहां उसका मठ जैसा होता था, वहां जो उसके भिक्षु भिक्षुणी होते थे, तो उनके अनुशासन के लिए जो बातें कही गई है वो विनय पिटक में कही गई है। और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक है। इसमें दर्शन, बौद्ध धर्म के जो दर्शन है वो छुपे हुए हैं। तो ये 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक से संबंधित है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं त्रिपिटक में। सीधा सा हमारा प्रश्न था कि त्रिपिटक क्या है, तो हमने बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। फिर एक प्रश्न चल जाता है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है, तो आप इसे भी जान लें, ये पाली भाषा में लिखी गई है। त्रिपिटक से संबंधित एक छोटा सा क्लिप हमारा और भी है, आप इसका डिटेल जानने के लिए आप वहां से सर्च कर जा सकते हैं। सीधे सीधे सर्च करना है त्रिपिटक क्या है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। यह है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार विभिन्न सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हम लोग पहले जान लें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी शिक्षा होती है, हम लोग जान रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो 10+2+3 प्रणाली पर आधारित है। 10+2+3 आधारित है। 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके तहत ये किया गया था। तो ये 10 तक की शिक्षा जो है वो हमारी जो बची हुई है, सबसे पहले जो हमारी शिक्षा शुरू होती है वो प्राथमिक शिक्षा से शुरू होती है। और 1987 ईस्वी में जब नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, तो जस्ट उसके बाद 1987 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को और मजबूत करने के लिए। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था कि वो बुनियादी सुविधाएं, हर प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसमें कम से कम 2 कमरे और 2 शिक्षक और 1 बरामदा, इसका ये मुख्य कॉन्सेप्ट चला था कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा के तहत जो है वो हर विद्यालय क्या होना चाहिए, तो कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, 2 शिक्षक होना चाहिए और 1 बरामदा होना चाहिए। और शिक्षक में खास तौर से 1 महिला शिक्षिका जो है वो होनी चाहिए। तो ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हो गई। अब ये एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से प्रश्न आ जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो आपने इसकी जान लिया 1987 ईस्वी में, और ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना में, आप याद करके रख सकते हैं 1987 का एंड होता है 7 और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। अगला प्रश्न ये देखते हैं, ये है हमारा स्लोगन आराम हराम है किसने कहा था, ये आप लोग जान रहे होंगे। बहुत सारी जगह पर मैंने इसको इसलिए यहाँ पे रखा है कि स्लोगन, प्रमुख वचन एवं नारे से भी एक प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में, या खास तौर से आप जो एग्जाम दे रहे होंगे उसकी तैयारी कर रहे होंगे, अभी तक आपने फेस किया होगा, तो यहाँ पर हर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वचन और नारे, आप इसको नोट कर सकते हैं, वचन और नारे का जो सेक्शन होता है यहाँ से भी एक प्रश्न होता है, इसलिए हमने यहाँ लिया है। आप इसकी एक लिस्ट बनाकर इसको याद कर सकते हैं। आज जो हमने लिया है आराम हराम है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। इनकी एक और जो उक्ति है वो बार बार आती है, मैं उसे भी यहाँ नोट कर देता हूं। उनका ये कथन था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये भी इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, तो आप इसे दोनों को याद रख लेंगे कि आराम हराम है जो प्रश्न था, और दूसरा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं, ये देखते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इसे फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है, जो हमारा कर्तव्य है। हमारे संविधान में दो चीजें दी है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। यहाँ प्रश्न है मौलिक कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो सबसे पहले इसकी संख्या देख लीजिए, इसकी संख्या होती है 11। पहले यह 10 थी, बाद में इसमें एक जोड़ दिया गया कि हर एक पेरेंट्स जो अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने संतान को 0 से 14 वर्ष की अवस्था में कम से कम प्राथमिक शिक्षा उसे जरूर उपलब्ध कराएं। तो ये इसकी संख्या हो गई 11। इससे जुड़े हुए दो प्रश्न और भी आते हैं। पहला प्रश्न एक आता है, आपने तो यहां देख लिया कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, संख्या हो गई 11। और एक प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है वो संविधान के किस भाग में होता है। तो आप यहां नोट कर लें कि संविधान के भाग 4A या 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो भाग 4 एक प्रश्न यहां से और बनता है कि इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो यहां से 3 प्रश्न इस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य से आ जाते हैं। जनरली ये हर जगह लगभग पूछा जाता है। तो आप जान गए भारतीय संविधान में क्या होता है, 11 मौलिक कर्तव्य है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में आता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर सीधा सीधी होगा 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का स्थान विश्व में है वो 7वां है। इससे पहले के 6 देश और हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आ जाता है अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, 5वें नंबर पर आ जाता है ब्राजील, 6ठे नंबर पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हम भारत हैं। तो इसको याद करने के लिए आप अपने जहन में एक ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि एक यहाँ आप ट्रिक बना सकते हैं, रूस से रूक अमेरिका, रूक अमेरिका, ची बा लिया भारत। रूक से हो गया रूस, को से हो गया कनाडा, अमेरिका खुद है, ची से हो गया चीन, गो से हो गया ब्राजील, लिया ऑस्ट्रेलिया से आ गया और भारत। तो आप याद रख सकते हैं रूक अमेरिका, चिवालिया, भारत। तो ये 7 सीरीज आपको याद रह जाएगी। आपने इसे यहाँ देख लीजिए इसका डिटेल। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे कि जो प्रमाणिक बुक हमारी होती है वो एनसीईआरटी की होती है। कहीं कहीं मैंने भी रिसर्च करने के दौरान ये देखा, बहुत सारी जगह पर ये कंफ्यूजन कर जाते हैं लोग कि यहाँ पर अमेरिका और चीन में, चीन का जो क्रम है यहाँ पर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बहुत ही कम डिफरेंस है अमेरिका और चीन के साथ। चीन जो है वो 4थे नंबर पर है और अमेरिका 3रे नंबर पर है। इसे एनसीईआरटी की बुक भी प्रमाणित करती है। तो आप इसे यहाँ लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये हमारे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के देशों का क्रम हो गया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है साइकिल का आविष्कार किसने किया। बहुत ही अच्छा आविष्कार, आविष्कार का सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस साइकिल का आविष्कार किया था के
मिलन ने ये 1839 ईस्वी में साइकिल का आविष्कार किया था, जो खुद स्कॉटलैंड से थे, स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। अगला प्रश्न है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है नाबार्ड से। इसका डिटेल्स आपको हमारे एक छोटी क्लिप में मिल जाएगा, आप वहां सर्च करके इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम नाबार्ड का फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं कि नाबार्ड, देखिए ये सारे लेटर से ही आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है। आप इसको जैसे एन से हो गया नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। ये भारत में कृषि या उससे जो छोटे छोटे संबंधित उद्योग जगत होते हैं उसमें और ग्रामीण विकास में जो उसका आगे डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये बहुत काम कर रही है। ये नाबार्ड की संस्था है। इससे जुड़े बहुत ही और सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को हम यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। तो एक तो पहले आपने इसका फुल फॉर्म जान लिया। दूसरा यहाँ से प्रश्न आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये नोट कर लीजिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। 1982 ईस्वी से पहले नाबार्ड नाम की संस्था नहीं थी। ये यहाँ 3 छोटे छोटे संस्थाएं चल रही थी, जरा इसे नोट कर लीजिए। ये थी ARDC, दूसरी संस्था थी ACD और तीसरी संस्था थी RPCC। ये 3 संस्थाएं मिलकर के, ये तीनों संस्थाएं मर्ज कर गई तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड नाम की संस्था बनी और इसका जो मुख्यालय था, इसका जो हेडक्वार्टर बना वो मुंबई में बना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बना और ये जो तीनों संस्थाएं मिल गई और ये जो बनी, तो ये किसके समर्थन से हुई? तो उस समय बी सुब्रमण्यम समिति के सिफारिश पर यह नाबार्ड की संस्था गठित की गई थी। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि नाबार्ड की जो संस्था थी वो किस पंचवर्षीय योजना में गठित की गई? तो यहाँ ये भी प्रश्न है और यहाँ आपको याद करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। आप देख लीजिए नाबार्ड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इससे याद रख लीजिए, छठी पंचवर्षीय योजना जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ये जो नाबार्ड संस्था है वो किसके अधीन काम करती है? तो नाबार्ड के बारे में जान लीजिए कि नाबार्ड का जो 99.6% पार्ट है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है और मात्र 0.4% पार्ट जो है वो RBI के अंदर कार्य करता है। तो नाबार्ड से जुड़े हुए बात आपने देख लिया कि नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है इसकी गठन की गई थी और ये कृषि से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ये हेल्प करती है। इसके 2 महत्वपूर्ण बैंक हैं, एक है एक्सिम बैंक और एक है सिडबी बैंक, जो स्पेशलिस्ट जो है ये इसके बैंक है। इसके माध्यम से ये छोटे छोटे लघु स्तर के किसानों को ऋण या और भी सहायता देने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। यह है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा जो अपने बारे में लिखा जाता है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है मगहर महोत्सव का संबंध किससे है? मगहर महोत्सव आप लोग जानते होंगे या नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए, ये संत कबीर से संबंधित है और ये संत कबीर का यहाँ पर ये मगहर जो है ये एक स्थान है और ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर जो है एक संत कबीर नगर है, वहीं पर मगहर नाम का एक जगह है और ये मगहर संत यहाँ पर जो है वो कबीरदास को क्या हुई थी, महापरिनिर्वाण हुई थी, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो वो स्थल जो है वो बाद में पर्यटन के रूप में और उत्सव के रूप में वहां फेमस हो गया। लोग वहां पर उनके परिनिर्वाण के दिन यहाँ पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये मगहर महोत्सव संबंधित हो गया। अगला प्रश्न है गंगा का पुत्र का एक शब्द क्या होगा? ये आप व्याकरण खंड में जाएंगे तो व्याकरण खंड में
अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का एक सूची आता है और वो लोग याद करते हैं और बहुत सारी जगह पर इनका प्रश्न भी आता है। तो एक लंबे लंबे टुकड़े होते हैं शब्दों के और उसके लिए एक शब्द रखना होता है। आज यहां से मिटा गया है गंगा का पुत्र। तो गंगा का पुत्र क्या होगा? गंगा का पुत्र गांगे। आज के प्रश्न में, आज आखिर में हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं। आपने हमारे पिछले एपिसोड का भी अगर अवलोकन किया होगा तो रिसर्च करने के लिए आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आज हम यहां प्रश्न छोड़ रहे हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? आप अपने कमेंट्स के माध्यम से इस प्रश्न का आंसर हम तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या आप इसमें कोई संशोधन करना या आप अपना कोई राय देना चाहते हैं तो हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। हम इसमें और भी आपके लिए जो आपकी जरूरत की चीजें होगी उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे।